देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कम पड़ रही है वैक्सीन की डोज, लेकिन टीके पर सियासी टक्कर भी तेज है। तो वहीं काला बाजारियों को लेकर चल रहा है कोर्ट का कोड़ा। देश में आज भी कोरोना के 3.5 लाख केस आए। वैक्सीनेशन सेंटरों पर लाइनें ज्यादा दिखीं, लेकिन डोज लोगों को कम ही लगे। दिल्ली समेत कई राज्य सरकार कह रही हैं कि केंद्र ने वैक्सीन बाहर भेज दी तो लोगों को लगेगी कैसे। केंद्र और राज्यों में खींचातान के बीच हाईकोर्ट ने सबको सुनाया, साथ ही कालाबाजारियों पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कालाबाजारियों और जमाखोरों पर केस दर्ज और आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कालाबाजारियों के अलावा हाईकोर्ट ने सरकारों से कहा है कि जो अस्पताल मोटी रकम वसूल रहे हैं उन पर सरकार नजर रखे। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत। इन 4 लोगों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी गई जमानत। इन 4 लोगों में मैट्रिक्स के सीईओ समेत 3 अन्य आरोपी शामिल। जिन 4 लोगों को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिली है, इन लोगों ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है, आरोप लग रहा है कि इन्होंने कालाबाजारी की और जमाखोरी की, वो तो कानूनी रास्ते से दिल्ली में लाया गया था और कानूनी रास्ते से ही बेचा जा रहा था। यानी कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब एयरपोर्ट पर आया तो उसकी कस्टम ड्यूटी पे की गई और उसके बाद जब ग्राहकों को बेचा गया तो उस पर जो जीएसटी मिला वो सरकार के खाते में जमा किया गया। इन 4 लोगों को तो आज दिल्ली के साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनके 2 सह आरोपियों की जमानत याचिका पर आदेश कल आएगा। इसके साथ ही नवनीत कालरा, जो कि इस मामले में सह आरोपी है और उसने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर भी कल ही दिल्ली की साकेत कोर्ट अपना आदेश देगी। देश में वैक्सीन की डोज अधूरी है, लेकिन सियासत इस पर पूरी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज कह दिया कि हमें कोवैक्सीन नहीं मिली, इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। कहा भारत बायोटेक ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर जब से आई है, तब से केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच खींचतान जारी है। पहले ऑक्सीजन और अब वैक्सीनेशन, यानी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंची। इससे ज्यादा दुनिया में मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हुई हैं। देश में हर दिन कोरोना से 3,000 से ज्यादा मौत हो रही हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार चला गया है। हालांकि देश में अमेरिका और ब्राजील से मृत्यु दर कम है। अब ये 3 तस्वीरें देखिए जो देश के लिए अच्छे संकेत ला रही हैं। दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। अब नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या आ रही है। संक्रमण से मौत भी कम है। कि 15 दिन पहले लगभग हमारा जो मंत्रालय है वो सभी स्टेट्स को, जैसे 30 अप्रैल को हमने सारे स्टेट्स को बता दिया कि हम 1 मई और 15 मई के बीच में आपको कितनी डोजेज कब कब किस प्रकार से प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेज कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। साफ है कि दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसने जितना नुकसान किया उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। इसलिए हमें तीसरी लहर से टक्कर लेने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। पिछले 10 दिनों में वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि जब वो वैक्सीन सेंटर पर आते हैं तो वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। अपॉइंटमेंट के लिए कहा जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता।
वैक्सीनेशन सेंटर पर उन लोगों को ही वैक्सीन लग रही है जिनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद लगा दिया जाता है इस प्रकार का बोर्ड, यानी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन की किल्लत है। सेकेंड डोज वाले को आज इतनी तकलीफ पड़ रही है, वो बोलता है रजिस्ट्रेशन कराओ, जहाँ ओपनिंग हुआ है क्या रजिस्ट्रेशन होना तो चाहिए, फोन में मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं होता ही नहीं है, पूरा हैंग है मोबाइल। अब फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि वो कैबिनेट की एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें वो वैक्सीन की किल्लत को लेकर मीटिंग करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। फिलहाल सवाल यही बरकरार है कि जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फिलहाल क्या विकल्प है, उनके लिए फिलहाल महानगर पालिका की क्या तैयारियां हैं। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो सकता है शुरू। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक्सपर्ट पैनल ने की सिफारिश। देश में दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अब तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। और तीसरी लहर में सबसे बड़ा खतरा बच्चों को है। हालांकि सब ठीक रहा तो जल्द ही हमारे देश में वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल ये ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का प्लान शुरू हो चुका है। अमेरिका की FDA ने फाइजर के टीके पर मुहर लगाई। कनाडा ने भी बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दी। 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। दोनों देशों में फाइजर के टीके को हरी झंडी। ट्रायल में वैक्सीन युवाओं से ज्यादा बच्चों में असरदार। कोरोना वायरस बार बार रूप बदल कर आता है। हर लहर का असर एक नए उम्र के ग्रुप पर होता है। अब एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस बार बच्चों को खतरा ज्यादा है, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन से लेकर बाकी सभी तैयारियां अभी से करनी होंगी। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में जो अज्ञात लाशें मिल रही हैं, क्या उनसे फैल सकता है कोरोना वायरस? ये सवाल अब तेजी से उठ रहे हैं। बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगा के पानी में लाश है जिन्हें हमने थोड़ा धुंधला किया है। यूपी के बलिया में भी गंगा किनारे अज्ञात शव मिल रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये शव कोरोना मरीजों के हैं या नहीं। हालांकि आशंका यह है कि कोरोना से मौत के बाद लोगों ने मजबूरी में ही अपनों के शव गंगा में बहा दिए। उसी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इन शवों से कोरोना वायरस पानी में फैल सकेगा। देखिए, अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसका प्रॉपर लास्ट राइट्स होना चाहिए। पानी से कोरोना फैलने के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। 1% केस में ही वायरस मुंह से शरीर में जाता है। ज्यादातर संक्रमण नाक और आंखों से पाया गया है। इसके अलावा शवों से संक्रमण होने का दावा नहीं है। साफ है कि एक्सपर्ट ऐसे गंगा में अज्ञात शवों के बहाने से कोरोना फैलने का खतरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसे शवों के बहाए जाने से दूसरी बीमारियों का खतरा जरूर है। शहरों के बाद अब गांव में कोरोना का बरस रहा है कहर। कोरोना के डर से गांव वीरान पड़े हैं। रोज गांव से कोरोना के सैकड़ों केस निकल रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक दिन में 4 और 7 दिनों में 12 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव में हो रही मौत से लोग डरे हुए हैं। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना रोकथाम के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो रही है। प्रशासन लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा है। इन गाँव में जो हमारी जो फील्ड सर्विलांस की जो टीम्स हैं, वो जाकर जो सैंपलिंग को उसमें बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और भी जो कंटेनमेंट मेजर्स यदि उसमें सख्ती यदि कुछ और कहीं पे लानी है, उसके लिए भी हमने हिदायतें करी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी जागरूकता है, इसका अंदाजा आपको अमृतसर की इन तस्वीरों से हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में टीकाकरण के तीसरे अभियान में मजदूरों को टीका लगवाया जा रहा है। अमृतसर में 11,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई, लेकिन टीकाकरण के पहले दिन अमृतसर में इस श्रेणी के आने वाले सिर्फ 21 लोग थे और दूसरे दिन ये आंकड़ा बामुश्किल बढ़कर 48 तक ही पहुंच पाया। साफ है कि गांव में कोरोना को लेकर कुछ तो जागरूकता कम है और कुछ सरकारी हीलाहवाली का ही नतीजा है कि कोरोना गांव में पांव पसार चुका है। कोरोना संकट के बीच ईद का त्योहार है। ऐसे में देश के कई शहरों में लोग ईद की खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी के नियमों को तोड़ते दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई के भिंडी बाजार में देखिए कैसे भीड़ जुटी है। ये सब खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। मुंबई में लॉकडाउन लागू है, केस भी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ाना कोरोना का खतरा ही बढ़ाएगा। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है। यहाँ भी लोग खरीदी करते दिखे।
कई जगह तो मास्क भी गायब दिखा। गौरतलब है कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से ईद के लिए भीड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं। सलाह ये है कि इस बार घर में ही रहकर ईद का जश्न मनाएं। क्योंकि इस वक्त मुल्क में कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है और लिहाजा सभी से ये अपील है कि ईद भी एकदम सादगी से मनाई जाए। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, टीका इंजेक्शन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बहुत एहतियात रखें और घर से बगैर ज़रूरत के बाहर न निकलें। एबीपी न्यूज़ की सलाह है कि आप त्योहार मनाएं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आप अपने और अपने परिवार के लिए पूरी सावधानी बरतें। कोरोना के इस दौर में एक तरफ सरकारें व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों ने खुद से पहल करके लोगों की मदद के लिए आगे आने का काम किया है। और ऐसा ही कुछ काम लखनऊ में हुआ है, जहां पर ऑटो चलाने वाले लोगों ने लोगों को मुफ्त में ऑटो एम्बुलेंस की सुविधा देने का फैसला किया है। ये जो ऑटो आप देख रहे हैं, दिखने में ये बिल्कुल आम ऑटो है जिसमें हम और आप चलते हैं, लेकिन इस ऑटो में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है और साथ ही इसमें बहुत से ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिन सुविधाओं के ज़रिए जो कोरोना मरीज़ हैं उनको उनके घर से अस्पताल तक छोड़ा जाए। ये सेवा को कल दोपहर से शुरू किया गया है। अभी इनिशियली 5 ऑटो से सर्विस को उन्होंने शुरू किया है और इसमें स्प्राइड स्माइल संस्था की पहल थी और लखनऊ ऑटो थ्री व्हीलर संघ का सहयोग है। और ये जो सेवा है ये पूरी तरीके से एक फ्री सेवा है। इस फ्री सेवा में क्या क्या सहूलतें मिलेंगी ये समझना हो तो आप देखिए कि ये इस तरह की कई सारी ऑटोज़ हैं जिन ऑटोज़ को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर ड्राइवर जो सीट है, ड्राइवर संक्रमित ना हो इसके लिए एक पॉलीथीन लगाई गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें किट भी रखा हुआ है और साथ ही सैनिटाइज़र और जो ऑटो चलाने वाले लोग होंगे वो प्रॉपर पीपीई किट में फेस शील्ड के साथ और ग्लव्स वगैरह के भी इनको जो फैसिलिटी है वो दी गई है। यूपी की योगी सरकार ने गांव में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जो प्लान बनाया है उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जमकर तारीफ की है। शहरों से निकलकर कोरोना संक्रमण गांव में ना फैले, इसलिए यूपी की योगी सरकार ने कुछ दिन पहले बड़ा अभियान छेड़ा जिसकी अब दुनिया भी तारीफ कर रही है। कोरोना को लेकर योगी सरकार के जिस फॉर्मूले का विश्व स्वास्थ्य संगठन तारीफ कर रही है, आइए वो जान लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को थामने के लिए बड़ी मुहिम चलाई। एक हफ्ते में मेडिकल टीम ने 1 लाख गाँव का दौरा किया। WHO की मदद से गांव में लोगों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग से संक्रमण रोकने की कोशिश। योगी जब बीमार थे तभी फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया था। WHO के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया। 5 मई से लेकर 11 मई तक राज्य भर में कैंप चलाया। घर घर जाकर थर्मल स्कैनर से बुखार नापा गया। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया गया। लक्षण होने पर घर में ही एंटीजन टेस्ट किया। यूपी के शहरी इलाकों में कोरोना के केस रोज कम हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना फैलने का डर था, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने जो मुहिम चलाई उसके बाद गांव में भी कोरोना हारता दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना के बीच सियासी हंगामा। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे बोले कि मैंने कोरोना मरीजों की मदद की तो मुझे मिल गया पुलिस का नोटिस। बीजेपी बोली कि तमाशा ना करे आम आदमी पार्टी। कोरोना से देश में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण बढ़ रहा है तो सियासत भी उसी रफ्तार से तेज हो रही है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे को पुलिस के एक नोटिस पर घमासान मचा है। पूछताछ करना चाह रहे थे कि दिलीप पांडे इन सर्टेन केसेस अगर लोगों की हेल्प कर पा रहे तो कैसे कर पा रहे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या सिलेंडर पड़ा हुआ है वो दिलवा दिया। किसी दवाई की दुकानदार से बात हुई, उसने कहा दवाई उपलब्ध, मैंने दवाई दिलवा दी। तो ये कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। दिलीप पांडे के इन आरोपों पर बीजेपी के हरीश खुराना ने निशाना साधा और ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि पूछताछ के लिए उनके पास भी दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि अलग अलग पार्टी के राजनेता अपने पास जरूरी दवाओं का स्टॉक कर अपने लोगों को वो जरूरी दवाएं बांट रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के ही आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अब उन राजनेताओं को नोटिस भेजकर जांच कर रही है। बिहार में सियासत की अजब तस्वीर। कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में पूर्व सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बाद में 32 साल पुराने केस में पप्पू को भेज दिया जेल। मधेपुरा पुलिस की गिरफ्त में बिना सामाजिक दूरी के धक्के खा रहे बिहार में
ये पूर्व सांसद पप्पू यादव है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब इन्हें 32 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव ने जज से गुहार लगाई है कि उन्हें जेल में ना रखा जाए क्योंकि उनकी तबीयत बेहद खराब है। अब आप पर है मैडम, मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अब जानिए जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए वो है क्या। पप्पू यादव पर अपहरण का एक मुकदमा दर्ज है। अपहरण का मामला 32 साल पुराना है। 22 मार्च को अदालत ने वारंट जारी किया था। 1989 के अपहरण कांड में मधेपुरा पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी पर एम्बुलेंस को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे और अब 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव पर बिहार में हंगामे की शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब पप्पू यादव ने बीजेपी के छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी पर गंभीर आरोप लगा दिए। छपरा में कवर हटाकर एम्बुलेंस दिखाते पप्पू यादव का ये वीडियो है जिसने पूरा विवाद शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के निवास पर ये एम्बुलेंस खाली खड़ी है जिनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए हो सकता है। वीडियो वायरल होते ही रूडी और प्रशासन के अधिकारियों ने पप्पू के आरोपों पर सफाई दी। कहा यह गया कि रूडी के सांसद निधि से खरीदी गई ये वो एम्बुलेंस है जिनको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बाकी एम्बुलेंस का रोजाना इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर बिहार पुलिस एक्शन में आई और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की पहली वजह कोरोना नियम का तोड़ना बताया। बाद में उन्हें पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पहले वजह भले ही कोरोना दिखाया गया हो लेकिन बाद में एक पुराने मुकदमे में उन्हें लपेट दिया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बीजेपी सांसद और कलेक्टर आमने सामने। आदिवासी जिले में कलेक्टर ने लगाए ऑक्सीजन के 3 प्लांट तो सांसद ने कहा कलेक्टर का सब कुछ दिखावा, ऑक्सीजन की कमी अब भी बरकरार। महाराष्ट्र के नंदुरबार का ऑक्सीजन मॉडल बीजेपी सांसद और कलेक्टर के बीच में तनातनी की वजह बन रहा है। दरअसल नंदुरबार के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारूड़ उस समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने यहाँ के आदिवासी जिलों में 3 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का दावा किया। उनकी जमकर तारीफ भी हुई। लेकिन अब यहाँ की बीजेपी सांसद हिना गावित ने आरोप लगाया है कि नंदुरबार में ऑक्सीजन की भारी कमी है। कलेक्टर राजेंद्र भारूड़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि नंदुरबार जिले में अभी केवल 3 ऑक्सीजन के प्लांट बने हुए हैं। ये ऑक्सीजन के प्लांट केवल 150 लोगों के लिए सफिशिएंट है और आज हमारे जिले में करीब 6,000 एक्टिव केसेस है। तो आज भी हमारे जिले में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। बीजेपी सांसद हिना गावित ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि सच्चा कौन निकलता है, नंदुरबार कलेक्टर या बीजेपी सांसद। कोरोना के वार के बीच आम जनता पर पड़ी है महंगाई की मार। डीजल पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम हुए 100 रुपए के पार। भोपाल में पेट्रोल पंप पर तेल के चमकते दाम आम लोगों की आंखों में चुभ से रहे हैं। भोपाल में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हैं। मुंबई में भी पेट्रोल 98 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच गई है। ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है कि वे इतना बढ़ना है। अब डेली रोज चलना है, वो गरीब इंसान क्या करे। रोज यदि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आने वाली स्थिति में क्या होगा। महंगाई तो बढ़ती है, क्या कहें उसमें भी। अब सरकार के हाथ में अपने हाथ में क्या है। तेल के दाम बढ़ने के पीछे कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रही हैं, मगर जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के वक्त डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई और उसके बाद अब जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। कोरोना संकट के बीच देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत जैसे कहर बरपा रही है। टिहरी जिले के देवप्रयाग में बादल फटा और आ गया सैलाब। ITI की बिल्डिंग चली। 3 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंडों में पानी के बहाव में बह गई और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। ये तबाही आई उत्तराखंड के देवप्रयाग नगर में। कोरोना महामारी के बीच यहाँ खराब मौसम के दौरान बादल फट गया और ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहाकर ले गया। सांता नदी के बहाव में ITI स्कूल की इमारत गिर गई। कई और घरों और दुकानों को यहाँ नुकसान पहुँचा है।
हादसे के फौरन बाद से यहाँ बचाव दल की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी है। इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको हमने सतर्क कर दिया गया है, पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इनको पता लगा जा रहा है कि इन दुकानों में कोई था तो नहीं। वैसे अनुमान लिया जा रहा है कि लॉकडाउन होने के कारण आज इनमें कोई नहीं था। देवप्रयाग की जिस शांता नदी के पास ये तबाही हुई वहाँ कोरोना लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। वैसे उत्तराखंड में 9 दिन के भीतर बादल फटने की ये तीसरी घटना है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही है, मगर इस बीच कई देश युद्ध का संकट भी झेल रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। इस गोलाबारी में एक भारतीय की भी जान गई है। धीरे धीरे ये इमारत मलबे में तब्दील हो गई। 12 मंजिला इस इमारत पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। इजराइल का ये फिलिस्तीन पर जवाबी हमला है। दरअसल कल फिलिस्तीन के हमास संगठन की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलॉन और हेलॉन शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में इजराइल के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स हरकत में आई और उसने इस तरह की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में 32 साल की एक भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी मौत हो गई। सौम्या संतोष इजराइल में नौकरी करती थी। उनके परिवार में 9 साल का बेटा और पति हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो बीते कई दशकों से झगड़ा चल रहा है, मगर 3 दिन पहले यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद के इलाके में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से दोनों के बीच युद्ध के से हालात बन गए हैं।